जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियोज में हम समझेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन, जिसका छठा चैप्टर है 12th फिजिक्स सेकेंड बुक का छठा चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र चैप्टर्स के इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन। इसका हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या चीज होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या चीज होती है। तो सूक्ष्मदर्शी दोस्तों उसे कहते हैं जो वह प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी की अगर परिभाषा को लिखने या फिर किसी को बताने की बात आए तो बताओगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या चीज है। बताओगे वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा हम वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा हम पास में स्थित सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देखते हैं या बड़ा करके दिखाती है, उस यंत्र को कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को या सूक्ष्म ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं, उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, जब भी हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना होता है, उस ऑब्जेक्ट को सूक्ष्मदर्शी के फोकस तथा उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब रखते हैं तो वह वस्तु सीधी आभासी और वस्तु से कई गुना बड़ा दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन पढ़ने वाले हैं। तो हम ये चीज बताते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होती है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे उत्तल लेंस का, क्योंकि हमको सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए एक सिंपल सा एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष ये हो जाएगी और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है इसके मध्य में ये स्थित है। तो चाहो तो डॉटेड लाइन भी खींच सकते हो। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है जिसका एक नाम दे देते हैं ओ। प्रकाशिक केंद्र है, इसका नाम है ओ। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस के द्वारा, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र जो है ये अपने आप में एक सिंपल उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? सिंपल उत्तल लेंस। जिस बचपन में शायद आप लोग उसके साथ खेले होंगे। जैसे कि क्या होता था, ज्योमेट्री बॉक्स में एक निकलता था, प्लास्टिक का होता था और उसको आंख से देखते थे। जब उस किसी भी अक्षर या किसी शब्द के आगे जब ले जाते थे तो शब्द हमको क्या दिखता था? बड़ा दिखता था। कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता था, ऐसे गोल गोल होता था और उसमें एक पकड़ने वाला स्टैंड लगा होता था, ऐसे इस टाइप का। ठीक है, तो इसी को बोला जाता था, इस टाइप का होता था। इसको ऐसे हम पकड़ते थे और इससे क्या करते थे? वस्तुओं को ऐसे छोटा करके देखते थे। तो सेम वैसे उसी उसी फ्रेम में, मतलब प्लास्टिक का फ्रेम होता था, उस फ्रेम के भीतर जो होता था उत्तल लेंस लगा होता था। क्या लगा होता था? उत्तल लेंस। तो जो उत्तल लेंस होता था वो माइक्रोस्कोप की तरह काम करता था। उसको आंख के पास ले जाते थे, वो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती थी, बड़ा आनंद आता था। ठीक है, तो सेम इस टाइप का होता था। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हाँ, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे थे। अब इस वाले उत्तल लेंस से किसी वस्तु को हम बड़ा करके कैसे देखेंगे, इस चीज को पहले समझते हैं। तो अगर इस उत्तल लेंस से वस्तु को बड़ा करके देखना है तो हमको एक वस्तु पहले लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना है। इधर वाले अपवर्तक पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, मतलब इधर वाले का जो गोला होगा ऐसे पूरा होगा, तो इसका वक्रता केंद्र उधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसका वक्रता केंद्र इधर आएगा, तो हम कह देते हैं इधर वाले को F1 बोल देते हैं। ये फोकस दूरी हो जाएगी F1 और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C1। ठीक है, इधर वाले का जो गोला होगा वो ऐसे पूरा हुआ होगा, इधर ऐसे। तो इधर वाले के लिए वक्रता केंद्र इधर आएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि इसका जो वक्रता केंद्र है, मतलब इसको पहला माने इसलिए इसके आगे F1 और C1 लिख दिया है। इधर वाले को हमने दूसरा माना है, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो F2 कहलाएगा और इधर वाले का वक्रता केंद्र C2 कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम इन दोनों अंडों को मिटा देते हैं।
ठीक है, इन दोनों को साफ कर देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं कि अब इस वाले मुख्य अक्ष पर, जिसका इस मुख्य अक्ष पर हमको क्या रखना पड़ेगा, एक बिंब को रखना पड़ेगा। बिंब बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु। एक वस्तु ले लेते हैं, इसका मेन सिद्धांत बाबू ये होता है, जो वस्तु लोगे उस वस्तु को इस प्रकाशिक केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, और इसका जो फोकस है ये है F2। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हमको क्या रखना होता है, वस्तु रखना होता है। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिंपल सा जो सिद्धांत होता है वही होता है कि यह किसी वस्तु को बड़ा करके तब दिखा पाएगी, या सरल सूक्ष्मदर्शी बोल लो या फिर इसको बोल लो उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस किसी वस्तु को बड़ा करके तब दिखा पाता है जब उस वस्तु को इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो वस्तु एक ए बी है, ये एक वस्तु है ए बी, ठीक है। इस ए बी वस्तु का हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। इस वस्तु ए बी का अगर हमको प्रतिबिंब चाहिए तो मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि जिस बिंब का हमको इमेज चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए, उससे कम दो प्रकाश किरणें जो हैं आपतित होनी चाहिए। कम से कम कितनी, कम से कम दो प्रकाश किरणें ऐसी डालो जो इस वाले बिंदु से जाए। अगर इस बिंदु का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस वाले बिंदु का हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब, तो इससे कम से कम एक प्रकाश किरण ये चली गई और दो प्रकाश किरणें डालनी है, कम से कम, अधिक से अधिक जितनी इच्छा करे उतनी डाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम दो ले लेते हैं, एक ये वाली ले लिया। अब हमको पढ़ाया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है, जब जब उसका अपवर्तन होगा तब तब वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जब ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस पर आपतित होगी, तो लेंस पर आपतित होने के बाद इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से पारित होगी, तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो पारित होगी इसके फोकस बिंदु से। कहाँ से पारित होगी, फोकस बिंदु से पारित होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से हम गुजार देते हैं। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो कहाँ चली जाती है, सीधी चली जाती है। प्रकाशिक किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी चली जाती है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, जब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, इस वाले उत्तल लेंस पर आपतित होंगी, तो इन दोनों का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात इस लेंस से निर्गत होंगी और इन दोनों किरणों को बोला जाएगा अपवर्तित किरणें। कौन सी किरणें, अपवर्तित किरणें। जब जब अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर उस वाले वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें इधर कहाँ पे काट रही हैं। तो प्रकाश किरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कम दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए और बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, आगे और बढ़ती जा रही। जब आप इसी डायग्राम को, ठीक है, स्केल से लेकर के, मतलब विथ इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रकाल, पटरी, इन सब का प्रयोग करके बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में दूर होती हुई तुमको नजर आएंगी इस टाइप से। आगे जितना भी बढ़ाओगे उतनी प्रकाश किरणें जो हैं वो फैलती चली जाएंगी। क्या होती जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिएगा, हमको प्रतिबिंब इसका तब मिल सकता था जब ये दोनों कहीं ना कहीं काटी होती। तो आगे तो कहीं काट नहीं रही हैं, जब आगे ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं काटेंगी नहीं, तो अब हम इनके साथ क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। वैसे इनके साथ हम जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन अब हमको करना पड़ेगा इनके साथ जबरदस्ती। और जबरदस्ती कुछ क्या है, अब हम चेक करते हैं कि आगे ये कहाँ पे मिलती हैं। जब आगे मिलाया जाएगा तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम आगे मिलाते हैं। इस वाले को भी आगे बढ़ा लो। तो ये कुछ यहाँ पे काट रही है, ठीक है। आगे मिलाने पर ये कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, इस बिंदु पर। तो ऐसे एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं और ये क्या बना देंगी, प्रतिबिंब बना दिया।
ठीक है। इस प्रतिबिंब का नाम लिख देते हैं। ए बी ऊपर है, ए नीचे है, तो ए डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे बी डैश लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, बी डैश, और नीचे क्या है, ए डैश है। ये बी डैश है और ये ए डैश, समझ गए। अब आगे समझते हैं। अब आगे करना क्या, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। इतनी छोटी वस्तु को लिया गया था, इस उत्तल लेंस ने इस वाली छोटी सी वस्तु को आवर्धित करके, आवर्धित करने का मतलब होता है बड़ा करना, क्या करना होता है, बड़ा करना। इस वाले उत्तल लेंस ने इस छोटी वस्तु को कितना ज्यादा आवर्धित कर दिया है, मतलब कितना ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना दिया है। और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। ऐसे वस्तु रखी थी सीधी, ए नीचे था, ए अब भी नीचे है, बी ऊपर था, बी अब भी ऊपर है, ठीक है। बस नाम अलग कर दिया है, इसका ए था तो इसका ए डैश रख दिया, इसका बी था तो इसका बी डैश रख दिया। लेकिन अगर ये दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में आगे कहीं काटी होती तो वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता, लेकिन ये वास्तव में नहीं काटी गई, इनके साथ जबरदस्ती किया गया है, इसलिए इस प्रतिबिंब को बोला जाएगा आभासीय प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, आभासीय प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है इस उत्तल लेंस के द्वारा, वो कैसा है, सीधा है, वस्तु से कई गुना बड़ा है, कैसा है, सीधा है और वस्तु से कई गुना बड़ा है, तथा आभासी, कैसा है, आभासी। अब हमको निकालना होता है कि उस इस वाले उत्तल लेंस ने इस वाली वस्तु को कितना आवर्धित कर दिया है, कितना बड़ा कर दिया है। आवर्धन निकालना होता है। इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्षमता, कौन सी क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों ने इन दोनों किरणों को कितने कोण पर मोड़ दिया है, कितना मोड़ा है, कितना आवर्धित कर दिया है, कितना बड़ा कर दिया है, उस चीज को हमको निकालना है, तो आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता देखिएगा ध्यान से, किस पे डिपेंड करती है। ये हो गया बीटा, ये मान लेते हैं कोण बीटा है। ये वाला जो कोण है जो आंख पे बनना है, यहाँ पे कहीं आंख होगी, आंख से यहाँ पे तुम देख रहे होगे, ये मान लिया आंख है हमारी, ठीक है, ये हमारी आंख है। इस आंख के जरिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ये वाला कोण जितना बड़ा होगा, ठीक है, ये कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी नजर आएगी, क्या होगी, उतनी ही बड़ी नजर आएगी। देखो ये कोण जितना बड़ा होगा, अगर ये कोण और बड़ा लोगे तो वस्तु बड़ी होगी, और भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बस कोण जितना छोटा होगा वस्तु का इमेज होगा उतना ही छोटा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, हमको आवर्धन कैसे निकालना है। आवर्धन का जो फार्मूला होता है उसको आप लोगों को थोड़ा रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, वो ध्यान से देखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो क्या होगी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का यहाँ पे फार्मूला होता है वो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, बटे में क्या होता है, आंख पर बना दर्शन कोण बटे में होता है, तो नीचे होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्मॉल डी दूरी पर रखी हो, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा आंख पर, आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण जब, जब वस्तु स्मॉल डी, वस्तु स्मॉल डी दूरी पर रखी
रखी हो, रखी हो, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये स्मॉल m का फार्मूला होता है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर, वो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, इसके द्वारा ये आंख हो गया, तो इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो है दर्शन कोण। ये वाली लाइन दिख रही और ये वाली लाइन, तो अंतिम प्रतिबिंब ये हो गया, और ये वाला जो कोण बनना है ये बीटा है। तो बड़े वाले त्रिभुज से भी इस बीटा को निकाला जा सकता है, और सिंपल इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी बीटा इतना ही है। तो छोटे वाले त्रिभुज से भी बीटा निकाला जा सकता है और बड़े वाले त्रिभुज से भी बीटा निकाला जा सकता है। बीटा को दो तरीके से निकाला जा सकता है। बीटा ही वह कोण है जो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बन रहा है। बीटा ही वह कोण है जो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, फाइनल इमेज जो है ये वाली है, इस फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर जो बना दर्शन कोण है वो कोण बीटा है। तो हमको किसी भी प्रकार से बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, बीटा का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इस बीटा को निकालने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि बड़े त्रिभुज के द्वारा भी हम इस बीटा को निकाल सकते हैं, क्योंकि बीटा बराबर क्या है, इस बीटा को जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। सेम उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा भी सही होता है कि जब कोण बहुत छोटे हों तो थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m बराबर बीटा बटे में अल्फा, जो दर्शन कोण आंख पर बना हुआ है, बीटा बटे अल्फा मान लेते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, अभी समझाते हैं फिर। और जो आंख पर बना दर्शन कोण है, कहाँ पे? आंख पर। जो आंख पर बना दर्शन कोण है इसी को हम बीटा लिखें, और बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं tan बीटा। ऐसा कब कर सकते हैं? जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, tan थीटा को tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो बीटा था वो कोण का काम कर रहा है, तो कोण जो है इसके बराबर लिख सकते हैं tan बीटा के। सेम नीचे tan अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा लिख सकते हैं। अब मेरा काम क्या है? tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालना। अल्फा क्या चीज होता है उसको ध्यान से देखिएगा। अब पहले हम एक काम कर लेते हैं, tan बीटा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद tan अल्फा पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ये वस्तु रखी है ए बी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यू बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह उत्तल लेंस आंख के पास में स्थित होता है, इसलिए इसको आई लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई लेंस, या इसी को नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस, इसी को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। इतनी चीज समझ गए? ठीक है, ये आई लेंस हो गया, या फिर इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यूई है। क्या है? यूई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाली त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में ओ ए बी में, ओ ए बी में tan बीटा लगाऊंगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखते हैं चूंकि त्रिभुज, इसलिए लिख लो, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी में, इसमें ओ ए बी में अब हम इस वाले त्रिभुज को पकड़ लिए हैं और इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे tan बीटा। क्या लगाएंगे? tan बीटा। ओ ए बी में, ओ ए बी में हम क्या लगाने जा रहे हैं? tan बीटा लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, tan बीटा बराबर, ठीक है, tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। ये फार्मूला जिसको नहीं पता है वो याद करे, हाई स्कूल में प्रवेश करे, पहले हाई स्कूल जाके पढ़े। ध्यान से देखिएगा, बीटा कोण के सामने की भुजा बाबू लंब कहलाती। क्या कहलाती है? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, और बचे हुए जो होते हैं वो आधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधार। तो कहने का मतलब है कोण हमारा बीटा है, तो बीटा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 ये कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा जो ये वाली है बी ओ, वो क्या कहलाएगी? बी ओ जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, तो बची हुई आधार कहलाएगी। अब ध्यान से इधर देखिएगा, लंब का काम ए बी कर रहा है। कौन कर रहा है? ए बी। तो यहाँ पे हम ए बी लिख लेंगे, और आधार का काम कौन कर रहा है? ओ ए कर रहा है, ओ ए। ठीक है, ये रहा तुम्हारा, ए ओ लिख लो या ओ ए लिख लो, बात बराबर है। नीचे क्या हो गया? ए बी, ऊपर हो गया ए बी, और नीचे क्या है? ओ ए। ओ ए का मान दिया है यू ई। कितना दिया है? यू ई। कितना आ गया हमारा? ठीक है, इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? समीकरण 2। ये बाबू समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे tan अल्फा कहाँ से मिले।
तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी को समझिएगा। tan अल्फा में लिखा गया है, लिखा है tan अल्फा क्या चीज होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु आंख से, यहाँ पे भी छूट गई है, वस्तु डी दूरी पर रखी हो, जब वस्तु आंख से कितनी दूरी पर रखी हो, डी दूरी पर। तो कहने का मतलब है tan अल्फा को निकालने के लिए इस डायग्राम का तो कोई काम ही नहीं, इसमें साफ साफ लिख के आ रहा है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु आंख से डी दूरी पर रखी हो, कहाँ पे रखी हो, जब वस्तु आंख से डी दूरी पर रखी हो तब। तो यहाँ पे एक चीज हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए बी एक वस्तु है, ये ए बी वस्तु है, और यहाँ पे हमारी आंख स्थित है, ये इस आंख से जो ये वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो ये वस्तु मान लेते हैं आंख से कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो ये वस्तु की जो दूरी है वो आंख से कितनी दूरी पे है, डी दूरी पे, कोण कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, तो इस टाइप से दिया गया है, वह कोण ज्ञात करिए, कह रहे हैं वह कोण बताइए, वह दर्शन कोण बताइए जो अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्मॉल कैपिटल डी दूरी पर रखी हो, कहाँ पे रखी हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं कैपिटल डी को। तो ये ए बी वस्तु हो गई। अब इस वाले त्रिभुज में अगर हम tan अल्फा लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस त्रिभुज से मैं लिख रहा हूँ tan अल्फा बराबर फिर से हो जाएगा लंब, और बटे में क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, लंब का काम ए बी कर रहा है, और आधार का काम कौन कर रहा है, इसको हम लिख लेते ओ बिंदु। तो नीचे वाला जो है, क्या इसको ओ डैश मान लीजिए, ए ओ डैश हो जाएगा, तो ए बी तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और ए ओ डैश का जो मान है वो कैपिटल डी है, क्या है, ए ओ डैश का जो मान है वो कैपिटल डी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में दो का और इसको मान लेंगे समीकरण तीन, समीकरण एक में दो और तीन का मान रखने पर इस चीज को हम उधर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक में दो तथा तीन का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में दो तथा तीन का मान रखने पर। अब ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ पे बैठ लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, tan बीटा, समीकरण एक ये है, m बराबर है tan बीटा। तो tan बीटा का जो मान आया है, tan बीटा का जो मान आया है वो ए बी बटे में यू ही आया है, तो हम लिख लेंगे m बराबर, तो tan बीटा की जगह पे मान रखेंगे ए बी और बटे में यू ही, अपान में क्या है, tan अल्फा का जो मान आया है वो ए बी अपान में आया है कैपिटल बी। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, देखिए ए बी ऐसे रहेगा, और ये वाला जो यू ई है वो भी ऐसे यहाँ पे लिख लो, बटे वाली चीज को क्या करो, पलट के लिख दो, डी ऊपर लिख दो और ए बी नीचे लिख दो, ऐसे पलट के लिखोगे ये ए बी इससे कट जाएगा, और इधर कौन बचेगा, इधर जो बचेगा वो आएगा कैपिटल डी बटे में यू ई। ठीक है, कैपिटल डी बटे में यू ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम बराबर कैपिटल डी और बटे में यू ई। ये आ गया तुम्हारा आवर्धन का फार्मूला। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। इसके आगे जो है अभी दो केस पढ़ना है। प्रथम केस ये है जब वस्तु अनंत पर, सॉरी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। दूसरा केस ये है जब वस्तु इस प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसको आप नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कहाँ पे बने, न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए, कहाँ पे बनना चाहिए, ये कंडीशन है। कंडीशन में ही देखो साफ साफ लिखा गया है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है कैपिटल डी। जो ये वाला प्रतिबिंब है ये कहाँ पे बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कैपिटल डी पे बना है।
अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको स्मॉल v से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? स्मॉल v से। तो यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे इस वाले केस में जो स्मॉल v का मान होगा वो क्या होगा? कैपिटल D होगा। क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कैपिटल V D होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जब इस कंडीशन में जो v होगा वो माइनस का d होगा। क्या होगा? माइनस का d। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड में बना हुआ है, तो प्रकाश किरण की दिशा में अगर जाओगे, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण कैसे जा रही है? ऐसे। प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, जब प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे तो प्लस में लिखोगे, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मतलब इस साइड में जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में। दूसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों, जब भी इस चीज का देखो, चिन्ह परिपाटी का जब यूज करोगे तो इन बातों को ध्यान रखना होता है। जब भी प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे प्लस में लिखोगे, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जाओगे समस्त दूरियां माइनस में लिखोगे। दूसरी चीज है, दूरियां हमेशा जो होती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। केंद्र से ली जाती हैं। सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र पर जाइए और फिर उसके बाद चेक करिए हमको जाना कहाँ पे है। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो और क्या लिखोगे? माइनस। जब आप प्रकाशित केंद्र से इस साइड में जाओगे, इस दिशा में जाओगे, तो प्रकाश किरण के साथ साथ जा रहे हो, अर्थात तब क्या लिखोगे? आप प्लस में लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं, तो v बराबर माइनस का d किसमें लिखा जाएगा? क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो माइनस का d होगा। और जो ue होगा मतलब u होगा, u जो है वो इस वाले लेंस के लिए क्या है? यूई है, वो भी किसमें लिखा जाएगा? माइनस का लिखा जाएगा। और जो एफ होता है फोकस, एफ एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। इस वाली लेंस का, इस वाले लेंस का जो फोकस है वो कौन सा काम आया है? ये वाला। क्योंकि प्रकाश किरण इस वाले फोकस से पारित हुई है, इसमें से गुजर के गई है, मतलब इस लेंस का फोकस ये वाला काम में आया है और ये वाला काम में नहीं आया। तो इसमें से प्रकाश किरण गुजर के गई है तो इधर वाला फोकस लिखोगे, इसलिए प्रकाश किरण के उस साइड में जाओगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ई जो होगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे इस वाली केस में मतलब ये क्या है? आई लेंस है, तो हम लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र। किसके लिए? ये नेत्रिका लेंस है जी, यहाँ पे लिखेंगे नेत्रिका, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, के लिए लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र। और जब जब आप लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, किस चीज का? जब जब आप लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब आप चिन्ह सहित मान रखेंगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u होता है। तो अब मान रखना शुरू करते हैं। f क्या है? फोकस दूरी। यहाँ पे f का मान प्लस में आएगा। ठीक है, समझा चुके हैं। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से। 1/f इक्वल टू 1/v। v क्या है? v होती है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे प्रतिबिंब कौन सा है? माइनस का d है। ठीक है, फिर माइनस 1/ue। u क्या है? फोकस दूरी होती है किसकी? वस्तु की। वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। यहाँ पे क्या है? माइनस की है, तो माइनस का ue। ठीक है, अब इतनी चीज समझ गए आप। अब हम क्या करेंगे? इस वाले माइनस डी को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/f ही, और जब माइनस डी इधर आएगा तो 1/d प्लस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ue। तो 1/ue का जो मान निकल के आ गया वो आया है 1/f प्लस 1/d। तो 1/ue का मान अब हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? वहां पे। आप समझिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे चूंकि स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम क्या है? आवर्धन है, आवर्धन क्षमता एम बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे है कैपिटल डी बटे में यूई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी और गुणे में लिख सकते हैं 1/ui। तो आप ध्यान से देखिएगा, डी बाहर ही रहेगा, और 1/ui की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/ui की जगह पे लिख सकते हो 1/fe प्लस 1/d। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/fe और प्लस में क्या है? 1/d है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले डी को हम अंदर भेजेंगे। जब इस वाले डी को हम अंदर भेजेंगे तो ये डी यहाँ पे गुणा होगा तो डी बटे में एफ ही हो जाएगा। इस वाले डी को जब हम और आगे भेजेंगे इस पर जाएगा तो डी बटे में डी आएगा। कितना आएगा? डी बटे में डी। और डी से डी कट जाएगा, कितना बचेगा? एक बचेगा। कुछ बच्चे कहते हैं जीरो बचेगा। कितना बचेगा? जीरो। जीरो भैया नहीं बचेगा, यहाँ पे देखिएगा, डी से डी बटे में है, जब कैंसिल होगा तो एक से एक कट के जीरो थोड़ी बचेगा, एक
ऊपर वाला कट गया, एक नीचे वाला कट गया, बचा क्या, 1/1, 1/1 को एक ही लिखा जा सकता है, 0 नहीं लिख सकते हो। तो डी बटे एफ ई प्लस में क्या बचेगा 1, डी बटे एफ ई। इस वाले 1 को हम पहले लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में, और किताब वाला फार्मूला हमको मिल जाएगा जो किताब में लिखा है, नहीं तो कहोगे गुरु जी गलत पढ़ाए। ठीक है, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो ये आ गया तुम्हारे किताब वाला फार्मूला, एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये केस नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम समझेंगे केस नंबर 2। अनंत पर बने, कहाँ पे बनना है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो v क्या कहलाएगा, v कहलाएगा इनफाइनाइट। प्लस लिखा माइनस तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो u होगा वो क्या कहलाएगा, माइनस का u ही कहलाएगा। जो f होगा वो क्या कहलाएगा, वो f ही होगा प्लस का। ठीक है, बाकी दोनों सेम रहेंगे, बस केवल क्या चेंज होगा, v जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आप फार्मूला फिर से क्या लगाएंगे, नेत्रिका लेंस। ये कौन सा लेंस है बाबू, नेत्रिका लेंस। ये क्यों नेत्रिका लेंस बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम इसका यूज करते हैं, इस वाले का नेत्र यहीं पे होता है, क्योंकि ये लेंस जो होता है नेत्र के पास में होता है, इसलिए बोला जाता है इस लेंस को नेत्रिका लेंस। अंग्रेजी में बोले तो आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई लेंस। आई लेंस है ये। आई लेंस के साथ में हम लगाएंगे लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, काहे के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र। नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र। अब जब नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे, कौन सा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता क्या है, 1/f होता है, बराबर में क्या होता है, 1/b होता है, फिर माइनस में 1/u, यही होता है। अब हम लगाएंगे 1/f, f की जगह पे क्या लिख देंगे, f ही लिख देंगे। ठीक है, फिर 1/b, b की जगह पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। 1/u, u की जगह पे माइनस का u ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस का u। अब सेम प्रोसेस जो पहले हुई थी वही यहाँ पे भी होगी। ठीक है, माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा, और जब माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा कौन आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का 1/u ही लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लस का 1/u ही। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि 1/इनफाइनाइट कहीं भी लिखा हो तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, नहीं आता है तो यहाँ बगल में लिख लीजिए, इस साइड में 1/इन्फिनिटी का जो मान होता है वो 0 होता है। समझ में आया भैया। लेकिन अगर पूछे कि इन्फिनिटी का मान कितना होता है तो 1/0 बताओगे। क्या बताओगे, 1/0। 1/इनफाइनाइट लिखा हो तो उसका मान 0 होता है, लेकिन इनफाइनाइट का जो मान होता है वो केवल 1/0 होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। ठीक है, 1/इन्फिनिटी का तो काम खत्म हो गया, इसको साफ कर दीजिए। और माइनस और माइनस हो गया बर्बाद। माइनस और माइनस जब कैंसिल हो गया तो बचा कौन, प्लस। तो कहने का मतलब यहाँ कौन बचा, 1/f ही, और बराबर में कौन बचा, 1/u ही। ठीक है, तो फिर से हमको क्या मिल गया, u ही। और यही हमको चाहिए था। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि स्मॉल m बराबर मतलब आवर्धन क्षमता बराबर आया था d/u ही। इसी का हम फिर से यूज करेंगे। ठीक है, फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे एक फार्मूला। देखिएगा ध्यान से, 1/u की जगह पे लिख सकते हो 1/f। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हो, अनंत पर बनता हो। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बाबू तब बनेगा जब फोकस कहाँ पे रखा होगा, वस्तु कहाँ पे रखी होगी, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर आ जाएगी तब। ठीक है, इसीलिए यू ही बराबर हो गया एफ ई के। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1/1 के बराबर है तो फिर यू ही जो होगा वो बराबर होगा एफ ई के। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनने का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी प्रतिबिंब अगर अनंत पे बन रहा है तो कहने का मतलब वो वस्तु जो होगी उसके फोकस पर रखी होगी। उत्तल लेंस के कहाँ पे रखी होगी, फोकस पर। तो वस्तु यूई जो थी वो क्या था, यूई जो था वो इस वाले नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी थी। इस वाले लेंस पे वस्तु कहाँ पे रखी थी, यूई पे। लेकिन अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगा तो वही यूई, वही वस्तु की जो दूरी थी वो बढ़ के कितना हो गई, एफ ई के बराबर हो गई। किसके बराबर, एफ ई के। मतलब इस वस्तु को उठा करके इस एफ ई पर रखा गया है, फोकस पर। कहाँ पे रखा गया है, फोकस पर। जब ये वस्तु फोकस पर होगी तो यही वाला प्रतिबिंब फिर कभी अनंत में मिलेगा, मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं। इधर भी मिलाओगे कहीं मिलने वाला
है ही नहीं। ना मानो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, इस वाले वस्तु को फिक्स एक लेंस बनाओ और फिर इस वाले प्रकाशित केंद्र से पटरी से नाप करके इतनी जितनी फोकस दूरी इधर लिए हो उतनी ही फोकस दूरी इधर लो। उसके बाद एक वस्तु लो और इसके फोकस पर रख दो। ठीक, फिर माप करके पटरी से स्केल खींचो, ये लाइन समांतर जानी चाहिए, फिर इसके समांतर जाए, फिर इसको मिलाओ। तो ये दोनों रेखाएं आगे कहीं काट ही नहीं सकती, ना इधर काटेंगी ना उधर काटेंगी। ठीक है, तो ना तो उधर मिलेगी ना तो इधर, मतलब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। ठीक, ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिएगा, इसका इस्तेमाल हम फिर से करते हैं। इतना निकाल लिया, यू ई बराबर एफ ई। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं एम बराबर क्या आया है, एम बराबर आया है डी बटे में यू ई आया है। कितना है? डी बटे में यू ई। डी को बाहर लिख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन अपान यू ई लिख सकते हैं, डी इंटू वन अपान यू ई। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डी इंटू वन अपान यू ई। और वन अपान यू ई की जगह पे अगर नहीं समझ में आता है कि वन अपान यू ई बराबर है वन अपान एफ ई के, तो इतना समझ में जरूर आता होगा कि एफ ई बराबर है यू ई के। मतलब जहां पे यूई है वहां पे एफ ई को लिख सकते हो, और जहां पे एफ ई है वहां पे यूई को लिख सकते हो। इसी की समझ में आ गई ना? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यूई की जगह पे एफ ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूई की जगह पे एफ ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बटे में एफ ई। क्या लिख सकते हैं? डी बटे में एफ ई। ठीक है, हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम अगला टॉपिक समझेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।